हिंदी साहित्य की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सशक्त और प्रसिद्ध कथाकारा प्रत्यक्षा जी की लिखी हुई कहानी बासी फूल। तो शुरू करें कहानी बासी फूल। सुबह ज़्यादा नहीं हुई है, फिर भी भीषण गर्मी है। हवा ठहरी हुई है, रुकी टंगी है, कोई हलचल नहीं फिजा में। इंस्पेक्टर यादव को महसूस होता है पसीने की एक लकीर रीढ़ की हड्डी पर सुरसुराकर बहनी शुरू हुई है। ड्राइवर जाने किस पर चीख रहा है। वो वहाँ पर पिछले 10 मिनट से फंसे हैं। पीछे की सीट पर बैठी औरत नाक सुड़कती है। इंस्पेक्टर यादव को औरत की उपस्थिति एक दबाव की तरह महसूस होता है। उसके पसीने और टेल्कम पाउडर की मिली जुली महक जीप में टंगी है। ये बहुत ही अप्रिय काम है, लेकिन उसने पाया है कि इस तरह के अप्रिय काम हमेशा उसके मत्थे पड़ते हैं। कई बार चूंकि वो इंचार्ज है तो उसे लगता है कि नैतिक तरीके से ऐसे कामों की जिम्मेदारी उसी की बनती है। ड्राइवर उतरकर पड़ताल करने गया है। लौटता है, उसका चेहरा पसीने की बूंदों से लिसलिसा है। साहब, एक ट्रक खराब पड़ा हुआ है, रोड जाम हो गया है। आगे से बदबू का एक भभका बजबजा कर लपकता है। इंस्पेक्टर यादव के मुंह में पित्त की डकार उछलती आती है। कल का दिन कठिन बीता था, लंबा भी, फिर रात भी लंबी बीती थी। वो सो नहीं पाया था। रात को ढंग का खाना भी मयस्सर नहीं हुआ था। सिर्फ अनगिन कप ढाबे की चलताऊ तेज़ गर्म मसाला चाय पीते निकाली थी। अब सिर्फ उसे ठंडे पानी से नहाना, फिर घर की चाय, एक आलू के पराठे अचार के साथ, और उसके बाद अपने घर के सुकूनदायक कमरे में अपने बिस्तर पर साफ चादर पर शांत अंधेरे में एक गहरी नींद चाहिए थी। इस निश्चिंतता के साथ कि सुशीला घर में कहीं आसपास अपने काम में मसरूफ़ उसके गिर्द है। बस अभी इस वक्त यही चाहिए उसे। पिछली सीट पर बैठी औरत चाहती है उसका दिन किसी और तरीके से शुरू हो। वो कहीं और होना चाहती है, किसी भी जगह, कोई सी भी जगह, कहीं भी। यहाँ नहीं, वो सुन्न है, खाली है। सीट का पुष्ट नकली चमड़े से मढ़ा है जो एक तरफ से चिर गया है। एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल सीट के नीचे ढुंघरा रही है। उसे तेज प्यास लगी है, हलक सूख रहा है कि अभी एक ठंडा फैंटा मिला जाए। फिर उसे आज का दिन याद हो आता है, उसकी बुनावट याद आती है, और उसी तेजी से प्यास की शिद्दत मर जाती है। वो अपनी कलाई पर बेध्यानी से चूड़ियाँ घुमाती है। फिर एकदम से उसे याद आता है कि ये चूड़ियाँ विपिन उसके लिए लाया था। वो धीमे धीमे रोने लगती है। इंस्पेक्टर यादव कठोर छड़ी की तरह तना बैठा रहता है। सिर्फ एक जोड़ी कान उसकी पीठ पर जड़े हैं, जो पीछे से आती हर आवाज़ को उसके सूक्ष्मतम तरंग में पकड़ती हैं। ड्राइवर कान खुजाता है, ओट में बीड़ी सुलगाता है, फिर बोलता है आसमान में देखते हुए, साहब लंबा लगेगा, सामने मच्छी मंडी है, ट्रक से मच्छी भी उतारनी है, लंबा टाइम लगेगा साहब। इंस्पेक्टर यादव मन ही मन चिल्लाता है, फिर इस रास्ते पर क्यों आए बेवकूफ़, हरामखोर साले, मेन रोड पकड़ते, भले ही 10 मिनट ज़्यादा लगते। बाहरी तौर पर शांति से कहता है। फिर अच्छा हो कि बाकी रास्ता हम पैदल निकाल लें। मुड़ता है, आइए मैडम। वो मुर्दा घर जा रहे हैं। सुबह सुबह जाने के लिए क्या दोज़खी जगह है। उसे इच्छा होती है सुशीला को फ़ोन करके कहे कि आलू पराठा बनाना शुरू करे। फिर किसी लाश को देखने के बाद से उसकी भूख मर जाती है। औरत जीप से उतरती है, साड़ी की चुन्नट ठीक करती है, और फिर आंचल अपने गिर्द कस कर लपेटते इंस्पेक्टर के पीछे चल पड़ती है। रोड पर भयंकर दुर्व्यवस्था है। कूड़े के बजबजाते ढेर हैं, कटी हुई मछलियों की आंतें, चुइयाँ और खून सड़क के किनारे सड़ांध फैला रहे हैं। ट्रक भी सड़क पर रुका हुआ है। उसके भीतर क्रेट के क्रेट भरे पड़े हैं, जिनमें बर्फ़ के बुरादे और बोरे में पैक मछलियाँ हैं। मछलियों की बू ट्रक से लहर दर लहर उठा रही हैं। हवा में तीखा शोर है। सुबह की खुशमिजाजी है। मछुआरिन औरतें झुंड में बैठी हैं, अपनी साड़ियाँ पिंडलियों में खोसे। वो बीड़ी पीती हैं और सफ़ेद प्लास्टिक के ग्लास में चाय। लड़के अपने अपने चबूतरे धो रहे हैं, दुकान सजा रहे हैं। तेज़ बड़े चाकू, हंसुआ, बाँस की टोकरी, पॉलीथीन के बैग सब दुकान की दीवार से सटे लगे हैं। बड़े हौज में मिट्टीदार पानी लहरा रहा है। उसमें मांगुर, पॉम्फ्रेट, झींगा, हिल्सा, रोहू, कतला, केकड़ा सब तैर रहे हैं। बोरे पर बर्फ़ की सिल्लियों पर आंध्रा से आई मछलियाँ सजी हैं। उनके सफ़ेद पेट और पूँछ एक कतार से दिखते हैं।
बर्फ़ पिघलता है और पानी की अनगिनत धार छोटी नदी सी बहती मिट्टी में गिरती है। सब और कीचड़ का आलम है। इंस्पेक्टर यादव, जो कि मच्छी मांस नहीं खाता, उसके लिए दुर्गंध बर्दाश्त के बाहर है। वो मुंह पर रुमाल दाबे, पतलून की मोहरी उठाए, इस कीचड़ भरे नरक से रास्ता चुनता चलता है। बाजार अभी शुरू हुआ चाहता है, पूरे शबाब में आने में अभी वक्त है, पर फिर भी लोगों के छोटे झुंड दुकानों के सामने एकत्रित होने लगे हैं। मछलियाँ उठाते, उसका गुलाबी मुंह खोल पड़ताल करते, उसका गलफड़ जांचते, नज़ाकत से 2 उंगलियां इस्तेमाल करते, फिर हाथ धोने के लिए पानी मांगते। कहीं से एक रेडियो पर हिंदी गाने की आवाज़ अपने चरम पर चीख रही है, ओ जाने वाला ढूंढे तुम्हें दीवाना। और इस कर्कश कोलाहल की ध्वनि और दृश्य के चक्कर मकर में औरत इंस्पेक्टर यादव के पीछे पीछे कीचड़ से बचती, लोगों की भीड़ से खुद को बचाती, गड्ढे के ऊपर से लांघती, साड़ी का आंचल मुंह में दाबे, जाने कौन दुनिया में किस समय में चलती। औरत का नाम निशा है। असल में था तो पुष्पा, लेकिन शादी के बाद पति ने नाम बदलकर निशा कर दिया। उसका पति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। वो दुबला पतला कम बालों वाला आदमी है, जिसके कोई खास शौक नहीं है। वो कभी कभी सिगरेट पीता है और हर खाने के बाद पान पराग। पिछले 5 सालों से उसका प्रमोशन नहीं हुआ है और ये बात उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी है। आधे महीने वो शहर से बाहर रहता है, उन 10 शहरों का दौरा करते जो उसके जुरिडिक्शन में पड़ते हैं। अस्पताल और नर्सिंग होम्स, फार्मेसीज़ और डॉक्टरों से मिलते, अस्पतालों के एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से जोड़ तोड़ सांठ-गांठ करते। उसका हाजमा हमेशा ख़राब रहता है और उसे शक है कि उसे पेप्टिक अल्सर की बीमारी है। कभी कभी उसे भयानक अधकपारी का दौरा पड़ता है। उसे मालूम है कि ये सब स्ट्रेस की नियामतें हैं। शादी की शुरुआती खुमार के बाद उसे अब अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब घर पर होता है तो किसी काम की तरह हफ्ते में एक बार उसके साथ सो लेता है, अमूमन शनिवार की रात को। फिर अपने दांत साफ करता है, जल्दी से एक बार नहा लेता है, फिर खर्राटे भरता सो जाता है। उसका जीवन बेहद साधारण, बेहद रूटीन है। और ठीक इस वक्त अगर कोई उसे बताता कि उसकी पत्नी अभी इंस्पेक्टर यादव के संग मुर्दाघर जा रही है, तो वो सदमे में बेहोश हो जाता। निशा विपिन को याद कर रही है, उसका हंसता चेहरा और दुष्ट हरकतें। ओह, अब कुछ बाकी न रहा। उसकी इच्छा होती है अपने पति को फ़ोन करने की, पर शायद इस वक्त नहीं, फ़िलहाल नहीं। उसका कुछ देर अकेला रहना ज़रूरी है अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए। वो निरपेक्षता से इंस्पेक्टर यादव को देखती है और सोचती है, इनकी बीवी ने गलत बटन यूनिफॉर्म में टाँक दिया है। खाकी बटन की कतार में अचानक एक काला बटन बीचों बीच। वो मुर्दाघर पहुंच गए हैं। ये एक दुखियारी, बदरंग, उजाड़ 2 तल्ले की इमारत है। एक गार्ड सामने के दरवाजे पर तैनात और कुछ छुटपुट स्टाफ रिसेप्शन नुमा दुनिया में। औरत को एक तरफ बैठने को कहा जाता, प्लास्टिक की बदरंग कुर्सी पर, जब तक कि बाकी की फॉर्मेलिटी ना हो जाए। ना, ये वो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, एकदम भी नहीं। इस बात को ऐसे दोहराती है जैसे कि कोई फालतू गाना जिसका रिकॉर्ड अटक गया हो। महात्मा गांधी का मुस्कुराता चेहरा सामने की दीवार से उसे ताकता है, दूसरे से इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू। एक मक्खी भिनभिनाती है, औरत खुद में सिमट जाती है। ईश्वर करे वो ना हो। वो एक आखिरी बार अपनी सांस के तले से बुदबुदाती है, फिर हौले से अपना पेट थामती है। वो गर्भवती है, शायद 2 महीने या उससे भी कम। उसने विपिन तक को अब तक नहीं बताया है। एक बार उसे बता दूं बस। इतनी शिद्दत से वो ये बात बुदबुदाती है कि उसकी त्वचा इस शिद्दत से जल उठती है और एक कतार में उसकी त्वचा पर के रोएं उठ खड़े होते हैं। वो खिड़की के शीशे को ताकती है, जिसके एक तरफ एक बड़ा क्रैक है। फिर दीवार पर के स्विच को गिनती है। अपना पसीने से भरा चेहरा उस गुड़ी मुड़ी रुमाल से पोंछती है जो हथेली में दबा दबा पसीज गया है। फिर कुर्सी के हत्थे पर की जमी हुई चीकट गंदगी उसे दिखती है और वो हड़बड़ा कर अपने हाथ उस पर से खींच लेती है, जैसे कि उसने किसी मुर्दे को छू लिया हो। पहली दफ़ा जब उसने विपिन को देखा था, वो 8 साल पहले की बात हुई। विपिन उसके पति का छोटा भाई। वो उसकी शादी में शरीक नहीं हुआ था। किसी काम से उस वक्त बाहर था और बाद में जब लौटा तो वो कहीं बाहर थे। फिर कुछ साल निकल गए थे और एक दिन अचानक से नमूदार हुआ था जब जतिन, उसका पति, दौरे पर बाहर था। वो जतिन से एकदम अलग था। उसकी आवाज़ गहरी और भारी थी और उसका अंदाज खिलंदड़ा।
उससे बात करना उसे अच्छा लगा था। उसे ये भी अच्छा लगा था कि खाना खाते वक्त उसने उसके बनाए खाने की दिल खोल कर तारीफ की थी। उसे शहर के किसी बड़े पब्लिक स्कूल में फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिली थी और इस तरह उसका घर कभी कभी आना लाजमी बन गया था। ये अजीब था कि उसके घर आते ही घर जैसे भर जाता था। ऐसा नहीं था कि इसके पहले घर खाली और बेनूर था, बस अब ऐसा था कि जैसे हवा में एक धार थी, एक तुरशी थी, जैसे आवेश के एक तीखे तेज धारदार दांत वाले चाकू से कोई खाली जगह को कुतर रहा हो। निशा अपने दिन के काम को सुघड़ तरीके से करती, उसमें संयोजन और आयोजन का गुण था, फिर भी एक स्तर पर वो भीषण अराजक थी। कुशल संगठन का उद्देश्य उसे समझ नहीं आता। ये फिर करना उसके मिजाज के खिलाफ था। उसे हद दर्जे की नागवारी होती जब जतिन एहतियात से अपने कपड़े सरियाता, चीज़ों को पोंछता, बैग में उन्हें तह लगाता। उसका बैग पलंग के नीचे हमेशा तैयार रहता, तब भी जब उसे घर में कुछ समय बिताना होता। वो 1000 बार पलंग के नीचे से उसे खींच कर निकालता, कभी एक जोड़ी मोजा निकालने या कभी साफ धुली गंजी और अंडरवियर रखने। भगवान के लिए, क्या तुम इनको अलमारी में नहीं रख सकते, कम से कम जब तक घर में हो? वो चीखती चिल्लाती। मुझे तुम्हें यूँ करते देख भयानक दिक्कत होती है। जतिन उसकी तरफ बंद से चेहरे से देखता और बुदबुदाता, पर प्यारी, मैं कल फिर बाहर जा रहा हूँ। कल अभी 24 घंटे दूर है, तुम इसे जाने के 1 घंटे पहले भी कर सकते हो। जीवन इसी तरह चलता। जतिन का बैग तैयार पलंग के नीचे, निशा की नाराज़गी, विवाहित जीवन की ऐसी ही उठापटक चलती रहती। निशा जतिन के पैर के नाखून काटती, उसके नहाने के बाद 15 दिन में एक बार उसके कानों के बाल कतरती। जतिन खाने की तश्तरी में लहसुन के छिलकों को सब्जी से निकाल कर एक ओर रखता। उनका एक दूसरे के साथ एक विधि की तरह सोना, सब चलता अपने साधारण पने में, उबाऊ और नीरस रूटीन। और फिर इसी बहाव में विपिन का आना और उस एकरस जीवन में असंतोष का एक बीज बोना, जो निशा के भीतर गुनाह के पेड़ की तरह फलता फूलता जाने कब बड़ा हो जाता है। उसे विपिन की लालसा होने लगी थी काफ़ी समय से, जब उसने इस लालसा को खुद भी नहीं पहचाना था, उसकी शिनाख्त भी ठीक से नहीं की थी। उसे सिर्फ ये मालूम था कि वो इन दिनों बेचैन रहती थी। किस बात से उसे पता नहीं था। उसके पास ऐसे कोई औजार नहीं थे जो ठीक ठीक उसे अपनी मनोदशा का हाल देते। ऐसा नहीं था कि जतिन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वो लौटा एक बार तो उसने पाया कि घर में संशय और उदासीनता का एक बादल टंगा है। सामने के छोटे से बरामदे के पौधे और फूल निर्जीव और सूखे पड़े थे। उनकी मिट्टी कड़ी और टूटी हुई थी, उनको पानी नहीं डाला गया था। ये पौधे निशा की जिद से आए थे और उनको इस तरह मुरझाए हुए देखना उसे एक अजीब किस्म के अनिष्ट की अनुभूति करा गया था। वो घर में ताज़ा धुले बालों की खुशबू बिखेरती उस तक आई थी। उसकी आंखों की चमक मशीनी थी और अपने बनावटी खुश अंदाज में उसने पूछा था कि जतिन रात के खाने में क्या पसंद करेगा। और जब उसने कहा था कि कटहल के कोफ्ते बनाना, तो उसने सरसों और लहसुन के मसाले में बैंगन पकाया था और चहक कर बोली थी, देखो मैंने आज तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। उसने धीरे से कटोरा परे सरकाया था और धीमे से कहा था, पर मुझे बैंगन से सख्त नफरत है। इतने सालों साथ रहने के बाद तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। निशा का चेहरा गिर गया था और जतिन ने उसके बुझे चेहरे के मद्देनज़र 1 चम्मच बैंगन अपनी तश्तरी में परोस लिया था और अपने जीवन में पहली दफ़ा उसने 2 रोटियां बैंगन की तरकारी से खाई थी। निशा ने 5 दफ़ा माफ़ी मांगी थी और रात में उसे जतिन को प्यार करने दिया था, 2 बार होठों को चूमने भी। जतिन ने इस पर भी सोचा था, ये दोबारा चूमने देना और 5 बार माफ़ी मांगना। जो माफ़ी मांगने टाइप औरत नहीं थी। वो बाज़ दफ़ा उस पर चिढ़ जाती थी और रिश्ते में दबंगियत से पेश आती। और फिर जतिन बहुत सोचने वाला टाइप नहीं था। रात में उसने शतरंज की बिसात बिछाई थी और पूरी एकाग्रता से 2 बार खुद को मात देने में सफलता पाई थी। सुबह उसने निशा को कहा था, शायद अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। निशा ने पूरी शिद्दत से अपने मन में कहा था, नहीं। जतिन ने सुना था शायद, और वो फिर दौरे पर निकल गया था, संतुष्ट कि उसने घर में फैले इस अजीब सी दुविधा और लालसा को रोक लिया है। निशा भीतर ही पकती रही। वो किसी खमीर उठे आटे की तरह थी, खट्टी और फनफनाती एक वक्त और मीठी और खुशबूदार अगले वक्त। फिर एक दिन जब जतिन दौरे पर था, विपिन आया। उसे निशा पसंद थी।
वो लाल जवाकुसुम फूल की तरह थी, दहकती हुई तीखी। वो उसे नज़र भर देखता रहा था, इस तरफ से उसे घूमते हुए, कप और प्लेट सरियाते हुए, पानी बोतलों में भरते हुए, नमकीन प्लेट में निकालते और छोटे चम्मच उसमें सजाते हुए। उसने उसका खुला कूल्हा बगल से देखा था, साड़ी के ऊपर, और उसकी इच्छा उस खुले हुए कमर पर अपनी हथेली फैला देने की हुई, उंगलियां उस नर्म त्वचा में फैलाकर उसकी गर्मी सोख लेने की। उसने सर झटका था, ये पाप है, उसने सोचा और झटके से निकल गया था। वो एक आभासी दुनिया में विचर रहे थे, जहां अपनी बेखुदी में वो एक दूसरे की त्वचा को कुतर रहे थे, एक दूसरे के गोश्त को चख रहे थे, एक दूसरे को पीकर हजम कर रहे थे, इतना कि उनका कुछ भी बाकी न बचा था। वो शिकारी थे, नरभक्षी, और उनको अपनी खबर नहीं थी। ये अजीब और मज़ेदार था कि उनको इसकी खबर नहीं थी, और ये समानांतर दुनिया उनके भीतर खिलती रही। उसने एक बुनावट अख्तियार किया और शनय शनय वो पूरी तरह से फूल गया, और इसी बीच निशा ने गर्भ धारण किया। ये जतिन का बच्चा था, और चूंकि ये जतिन का बच्चा था, उसने उस समांतर दुनिया की दहकती सुलगती आग महसूस की, और वो मुरझा गया। सफ़ेद चादर पर 2 बूंद रक्त के फैल गए, और तब अचानक से निशा जान गई, ऐसे भयंकर बेबस आतंकित दहशत से, कि वो किसी अंधी गहरी खाई में गिर गई है, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। वहाँ कोई धूप नहीं, और प्यार खुशनुमा धूप खिला हरा भरा खेत नहीं है। प्यार एक लाल सुलगता जलाता नरक की आग है, जो उसे भीतर तक अंगार कर रहा है। जिस वक्त से उसे इसका ज्ञान हुआ, तब से ये भीषण नरक ही तो था। इसे उसे जी जान से छुपाना था, दोनों भाइयों से और खुद से भी। खुद के लिए, और उसे उस बच्चे को भी छुपाना था जो गर्भ में ठीक से आने के पहले ही गिर गया था। जतिन कभी जान ही नहीं पाया कि संभोग की आदिम वेदी पर यह पहला बलिदान था। न उसे कभी मालूम हुआ कि इस विचित्र कहानी की अजीब दुख भरी दास्तान होने वाली थी, लेकिन किस्मत हमारे जीवन में ऐसे घुसपैठ करती, जो कि निश्चित तौर पर पाशविक और क्रूर होता है। चीज़ें फिर बीहड़ और परतदार होने लगीं, और जैसा कि किस्मत ने तय किया था, एक दिन वो आभासी दुनिया यथार्थ पर हावी हो गई। सच के जीवन को उसने लपेटकर अपने भीतर डुबा दिया, और ऐसी बड़ी लहर उठी कि जीवन के रूटीन को उसने धमाके से उड़ा दिया, उसके पर कछे उड़ा दिए। कहते हैं प्यार 2 मुँहा अजगर है। निशा को प्यार ने वही बना दिया। 2 दिशाओं में खिंची एक ऐसी धोखेबाज छली स्त्री, जो अपना दोहरा जीवन इस इत्मीनान और आसानी से बिता रही थी कि कई बार उसे खुद पर अचरज होता कि उसके भीतर कौन रहता है जो इस मक्कारी को इतने आसानी से जीता है। ये उसके भीतर कौन लोग थे जो दोनों दुनिया से खोए हुए थे। उसे पता था कि समय बदलता है, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये सब बेमानी बेमतलब हो जाएगा। लेकिन जब तक वो दिन आएगा, उसे इस वहशी जुनून को ऐसे जीना होगा जिसने उसके रोज़ के जीवन को तहस नहस कर दिया है। लेकिन जैसा कि होता है, उसके भीतर की पागल जुनूनी उन्मादी औरत ठहर कर शांत हो गई, और उसका दोहरा जीवन इतना सामान्य हो गया कि उसका वहन भी आम हुआ। वो विपिन को देखती और उसका प्यार बह निकलता, और उसे मालूम नहीं था कि इस भावना का वो क्या करे। कमरे में बासी फूलों की महक भर गई। अचक्के से उसने महसूस किया, जो काला पर्स वो कंधे पर टांगे लाई थी, उनमें वही फूल थे जिनको पिछले हफ्ते विपिन लाया था। उसी शाम जब उसने कहा था कि अब ऐसे और नहीं चल सकता। सिर्फ इतना मालूम था कि चाहे जितना बड़ा उसका प्यार हो, अब इस तरह उनका मिलना चल नहीं सकता था। वो हंसा था। तुम पागल हो गई हो, तुम मेरे बिना जी नहीं सकती, उसने मखौल उड़ाया था। निशा ने एक शब्द नहीं उच्चारा था, सिर्फ उसकी तरफ संजीदगी से देखती रही थी, और आखिर वो चुप हो गया था और उदास। फिर अगले दिन वो नहीं आया था, उसके अगले भी नहीं, और उसके फिर बाद में भी नहीं। फिर आया था फूल उसके लिए, उसने उसे वापस कर दिया था। नहीं, अब और नहीं, उसने दरवाजे के पार कहा था। फिर कमज़ोर पड़ते उसने दरवाज़ा खोल दिया था। पर तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ, लेकिन अब ऐसे और नहीं, उसने बेरंग सपाट आवाज़ में दोहराया था। वो फिर बच्चे से थी, इस बार उसका बच्चा, और वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने जीवन में एक दिशा चाहती थी, सिर्फ एक, और सिर्फ एक आयाम। वो मामूलीपन चाहती थी, और प्यार का सिर्फ एक रंग। वो उससे अब भी प्यार करती थी, लेकिन वो डरी हुई थी और अंधविश्वास से भरी हुई। वो लौट गया था बिना जाने कि अचानक क्या गलत हो गया था, इतना इतना गलत।
इंस्पेक्टर यादव भीतर से बाहर आते सर झुकाए अपने में खुद को भींचे उस अकेली छूटी उदास औरत को देखते हैं। उनके भीतर दया की एक लहर उठती है। वो इशारे से उसे बुलाते हैं। अंदर के कमरे में एक क्रम से खांचे हैं, मुर्दा लाशों को समेटे हुए। अंदर बहुत ठंड है, मुर्दा ठंड और हवा में फॉर्मल डिहाइड की महक है। कोई स्टाफ एक स्ट्रेचर खींचता है। फूल देने के ठीक 3 दिन बीते हैं और वो अब नहीं है। फूल मुरझा चुके हैं और वो मर चुका है। औरत झुकती कांपती है, बहरा कर गिरती है, फिर उसका शरीर तन जाता है और मितली के एक भयानक आवेग से दोहरी होती कमरे के बाहर भागती है। बाहर कॉरिडोर में उसका शरीर उल्टी के भार से गिरता है। वही है, वो फुसफुसाती है और फिर उसके मुंह से कह निकलता है। माफ़ी मांगते अंदाज से फिर फुसफुसाती है, मेरे पेट में बच्चा है, ये उल्टी उस वजह से। कोई चपरासी औरत कुसुम पानी का एक बोतल उसे पकड़ाती है, लो कुल्ला कर लो। इंस्पेक्टर यादव सोचते हैं ये हिट एंड रन केसेस हमेशा परिजनों को तकलीफ देते हैं, खासकर उसे जो उनका सबसे प्रिय आत्मीय हो। अभी आप सुन रहे थे प्रत्यक्षा जी की लिखी हुई कहानी बासी फूल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, यदि आप मेरे नियमित श्रोता हैं या कभी कभार मुझको सुनते हैं या फिर आज पहली बार सुन रहे हैं, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए इसी तरह उम्दा कहानियाँ सुनने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।